मेरी नज़र में जो इस बिज़नेस के अंदर है कि ये काफ़ी स्कोप है इस बिज़नेस के अंदर। गोट फार्मिंग अभी इंडिया के अंदर रिसेंटली 2 या 3 सालों के अंदर बूम पर भी है और मुझे लगता है कि पर्सनली इस बिज़नेस के अंदर इतना स्कोप है क्योंकि इस मार्केट में इतनी डिमांड है कि जितनी सप्लाई नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये बिज़नेस एक एवरेज जॉब से, जो मार्केट के अंदर करंट में जॉब चलती हैं किसी भी बंदे के लिए, उससे एक अच्छा, उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉफिट है। इंडियन फार्म एंड टेक्नोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में पास वाले घंटे का बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार सर। सर नमस्ते सर। सर सबसे पहले एक परिचय दें सर अपना। सर मेरा नाम योगेश कपूर है और मैं अजमेर प्रॉपर सिटी का ही हूँ और ये जो आप जहाँ पे देख रहे हैं मेरा फार्म है, ये अजमेर से 22 किलोमीटर दूर गांव जिसका नाम है बवाल, ये जो फेमस है सिरोही ब्रीड के लिए, मैं उसी गांव में और आप भी उसी गांव में खड़े हैं। तो सर बाई प्रोफेशनल क्या करते हैं आप? सर बाय प्रोफेशनल मैं गवर्नमेंट जॉब में ही हूँ और उसके साथ साथ मैं अपने ये गोट फार्मिंग का भी बिज़नेस शौकिया तौर पे फैमिली के हिसाब से देखता हूँ। तो सर गोट फार्मिंग का ही आपको विचार क्यों आया? फार्मिंग और भी है, फिश फार्मिंग है, पिगरी फार्मिंग है, बहुत सारी फार्मिंग है, लेकिन गोट फार्मिंग के अंदर ही आपने क्यों ऐसा लगा आपको? सर गोट फार्मिंग के अंदर मुझे इसलिए लगा क्योंकि ये बिज़नेस ऐसा है कि जिसमें एनिमल है उसको आप सस्टेन कर सकते हैं लॉन्ग टाइम में। अगर जब भी आपको लगे कि अपना मार्जिन नहीं है या फिर आपकी रेट नहीं है तो उसको रख सकते हैं, लेकिन फिशरी और पोल्ट्री फार्म में मार्केट चाहे अप एंड डाउन हो, आपको माल को निकालना ही पड़ेगा। जी, तो कितनी बकरियों से आपने शुरुआत करी थी और कब करी थी सर? सर ये मैंने बकरी से स्टार्ट नहीं करके मैंने 70 जानवरों से स्टार्ट करी थी जो सभी मेल किट थे, उन्हीं से मैंने स्टार्ट करी थी और अभी भी मैं बेसिकली बकरा ईद पे मेल गोट पर स्पेशलिस्ट के तौर पे इसको काम करना चाह रहा हूँ पहले। जी, तो सर जैसे आपको अच्छा खासा अनुभव भी हो गया है, जी हाँ, तो अगर पूरे इस बिज़नेस की बात करें तो आपकी नज़र में कैसा बिज़नेस है ये? सर मेरी नज़र में जो इस बिज़नेस के अंदर है कि ये काफ़ी स्कोप है इस बिज़नेस के अंदर। गोट फार्मिंग अभी इंडिया के अंदर रिसेंटली 2 या 3 सालों के अंदर बूम पर भी है और मुझे लगता है कि पर्सनली इस बिज़नेस के अंदर इतना स्कोप है क्योंकि इस मार्केट में इतनी डिमांड है कि जितनी सप्लाई नहीं है, और अगर सप्लाई है भी तो वो इतनी क्वालिटी वाली सप्लाई नहीं है जो लोगों को चाहिए, चाहे वो बेसिकली कंजप्शन के हिसाब से हो, चाहे वो ब्रीडिंग के बिज़नेस के हिसाब से हो, चाहे खुद का काम सेटअप करने के हिसाब से हो, तो लोग उसको क्वालिटी की चीज़ को सप्लाई नहीं कर पाते। तो मुझे लगता है कि अगर आप क्वालिटी करेंगे तो आपका स्कोप ही स्कोप है इस इंडस्ट्री में। बहुत बढ़िया। दूसरा, जब आपने काम स्टार्ट किया था सर, हर फार्मर के सामने कुछ ना कुछ चुनौतियाँ आती हैं, तो आपको क्या चुनौती का सामना करना पड़ा था स्टार्टिंग में? सर जब मैंने फार्म स्टार्ट करा था तो मुझे बहुत दिक्कत आई थी। मुझे दिक्कत इसलिए आई थी कि जैसे कि कौन सी ब्रीड का और किस जगह से एनिमल परचेज़ करने, क्या नहीं करने, और किस तरह से जो इनकी आपके मेडिसिनल चीज़ें हैं, वैक्सीन है, क्या चीज़ है, इन सब चीज़ों को स्टार्टिंग में मुझे दिक्कत आई थी। जी जी, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना। दूसरा सर, जैसे एक बकरी या बकरी की बात करें, हाँ। कितना खा लेता है, क्या गणित क्या है, कितना खा लेता है, कितने का खा लेता है, कितना मुनाफा देके जाता है, एक गणित समझाइए सर ज़रा। सर एक जैसे गणित का तो ये है कि जैसे मेल और फीमेल दोनों का फीड इनटेक अलग अलग है। मेल का फीड हमेशा इनटेक का ज़्यादा होता है, मतलब बकरा जो होता है वो हमेशा फीड ज़्यादा खाता है आपके बकरी के बनस्पत। बकरी को आपको वैसे भी इतनी हैवी वेट इसलिए नहीं करना पड़ता है क्योंकि जब वो बर्थ करती है, जब प्रेगनेंसी में होती है, अगर आप उसको ज़्यादा हैवी वेट कर देंगे तो उसमें फैट जमा हो जाएगा और उसके कारण से उसको प्रेगनेंसी में दिक्कत होगी। तो आप मेल और फीमेल के हिसाब से फीड का अलग कर सकते हैं। और जब आप एडल्ट मेल की बात करते हैं, लगभग जिसका 50 to 55 kg का जो वेट है, एडल्ट मेल की बात करें तो वो दिन के अंदर कम से कम 1.25 से 1.5 किलो लौंग, जिसे वो आप हरी पत्ती बोलते हैं, हरी पत्ती खाता है। और हरी पत्ती इनकी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है, जिसके अंदर एक तरह से आप समझ सकते हैं जो प्रोटीन डाइट है, जैसे आप कोई भी प्रोटीन डाइट लेते हैं उसी तरह से उनकी प्रोटीन डाइट ये हरी पत्ती है। और उसके अलावा आपको जो दाना है जिसे आप बोलते हैं फीड, क्योंकि किसी भी गोट के फीड के अंदर 3-4 तरह की होती है। एक ड्राई मैटर होता है, एक आपके जो गीला तरह का चारा होता है, और एक जो आपके फीड वाला दाना होता है। तो वो है 1 से 0.5 से 1 किलो के बीच में अगर एडल्ट मेल है वो आपके कोई भी दाना खा लेता है, चाहे मक्का जौ मिक्स करके दीजिए, चाहे मक्का दीजिए, चाहे जौ दीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि इस गर्मी के सीज़न के अंदर जौ अच्छा एक फीड है अपने आप में। प्रॉफिट की बात करें, कितना आपको सर इससे प्रॉफिट हो रहा है? सर एक प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा खासा हो रहा है प्रॉफिट। अब ये मैं आपको ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा पर्सनल, लेकिन मुझे लगता है कि ये बिज़नेस एक एवरेज जॉब से, जो मार्केट के अंदर करंट में जॉब चलती हैं किसी भी बंदे के लिए, उससे एक अच्छा, उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉफिट है। सर जो हमारे युवा हैं वो इस बिज़नेस को तो करना चाहते हैं कि डरते हैं, माल कहाँ बेचेंगे, कैसे अपने मार्केट बनाएं, तो स्टार्टिंग में आपने कैसे मार्केट बनाई?
सर स्टार्टिंग में तो शुरू में सबको दिक्कत आती है, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी व्यक्ति हो, सभी को दिक्कत आएगी। तो मुझे पहले सबसे एक ही बात कहनी है कि आप जब भी कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करें, चाहे गोट करें चाहे कोई भी करें, तो आप अपने पहले लोकल मार्केट की चीज़ को पहचानिए कि वहाँ पे किस तरह का बिज़नेस है। और ख़ासकर अपन गोट के बारे में बात कर रहे हैं तो गोट में ये देखिए कि वहाँ पे कटिंग का या मीट कंजप्शन का मार्केट ज़्यादा है, या फिर बकरा ईद का ज़्यादा है, या फिर ब्रीडिंग का ज़्यादा है। तो आप उसी हिसाब से पहले अपनी लोकल नेसेसिटी रिक्वायरमेंट को पहचानिए। जी। दूसरा, भाई लोग काफ़ी गलती करते हैं जानवर लेने में, ब्रीड लेते हैं, उनको ये नहीं पता होता उनके क्षेत्र में कौन सी ब्रीड का रखना सही है, कौन सी नहीं है। तो उनके बारे में क्या सलाह देना चाहते हो सर? सर मेरा तो ये सलाह देना है सबको कि भाई आप जो भी ब्रीड से सिलेक्शन करें तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि नस्ल का चुनाव होना बहुत बेहतर है। बेहतर नस्ल का चुनाव करिए चाहे कोई भी हो, और पहले तो आप अपनी लोकल ब्रीड पे काम करिए। और जहाँ से भी आप लेना चाहते हैं, परचेज़ जो भी करें आप, वो किसी हमेशा से ट्रस्ट बायर से ही परचेज़ करें, या गांव से परचेज़ करें, लेकिन ट्रस्टवर्दी से ही करें। जी। नहीं, जैसे सर कहीं ज़्यादा गर्मी पड़ती है, हाँ, वहाँ पे जो है सिरोही चलती है, और कहीं पर कम गर्मी है तो वहाँ भी तो लोग गलती करते हैं अक्सर। हाँ, इसमें आपको ये नहीं करना। जैसे सपोज़ करिए कि आप कहीं बीकानेर की तरफ खोल रहे हैं, और बीकानेर की तरफ ने आपने कोई कश्मीरी टाइप की या फिर आपने कोई इस तरह की ब्रीड का चुनाव कर लिया जो वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए, तो आपको ऐसा नहीं करना। तो इसलिए आप वेदर के अकॉर्डिंग और जो उनकी फिजिकल जोग्राफिक लोकेशन है उसी के अकॉर्डिंग आप चुनाव करिए। गर्मी के अकॉर्डिंग जहाँ पे गर्मी करती है उसी से करिए। ऐसा नहीं कि कोई जानवर है कि आपके बारिश का सीज़न में ज़्यादा दिक्कत आती है तो वहाँ पे ऐसा नहीं करिए। दूसरा, जो भाई इसको स्टार्ट करना चाहता है वो कौन सी ज़रूरी बातों का उसको पता होना चाहिए ताकि उसके फार्म पे नुकसान कम से कम हो या ना ही हो? देखिए, सबसे पहले तो जो उसको नॉलेज होनी चाहिए कि भाई उसको ब्रीड किस ब्रीड पे काम करना है। सबसे पहले तो खुद को वो इस तैयार रखे कि भाई मुझे किस तरह की ब्रीड पे तैयार करना है, जिस भी ब्रीड को करिए। दूसरा, उसको एक मेडिसिनल थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी ज़रूरी होना चाहिए मेडिसिनल, कि इन जानवरों पे कब कब क्या क्या वैक्सीन लगती है, और आपको ये पता रहना चाहिए कि भाई इनको क्या खिलाना है। खिलाने के अंदर आपको बहुत सारी वैरायटी नहीं देनी इनको, जिस तरह की वैरायटी इनको जानवरों को चाहिए वही देखिए आप। जी, बहुत बढ़िया। सर दूसरा ये बताइए, आप इनको खाने में क्या क्या खिला रहे हैं सर? सर देखिए, इनका बेसिकली जो फीड है, फीड तो काफ़ी सारी चीज़ों से मिलके बनता है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट मैं तो इनको केवल लौंग और हरी पत्ती खिला रहा हूँ, जो इनके लिए डाइट के लिए बहुत ही बेहतर है। और उसके अलावा मैं इनको दाने के अंदर आपके जौ दे रहा हूँ, और कभी कभार इसके अंदर मक्का का दाना भी चल जाता है, लेकिन ज़्यादातर मैं इस गर्मी के सीज़न के अंदर मैं जौ प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इनको ठंडा ही देता है अभी। आपके फार्म का क्या एरिया है सर ये? सर ये लगभग एक 300-350 गज का प्लॉट है, जिसके अंदर ये भी जानवर है। मैं देख रहा हूँ सर, आपने फार्म बड़े जुगाड़ तरीके से, बहुत सस्ते लो कॉस्ट में आपने फार्म बनाया हुआ है। सर एक्चुअली क्या है सर? सर लो कॉस्टिंग के लिए तो नहीं कह सकते, कॉस्टिंग तो है ही इस चीज़ की भी, लेकिन बात ये है कि अभी अपने पास क्या मेल गोट है, तो मेल गोट के अंदर क्या सेग्रीगेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मेल गोट के अंदर आपको बाड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं है इतना बड़ा बड़ा। जब आपके पास फीमेल हो और मेल हो और अलग अलग तरह की एज के बच्चे हो ना, तो उसमें आपको बाड़ा बनाने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अभी एट प्रेजेंट मेरे पास जो जानवर हैं उनके लिए ये जगह और सेटअप इनफ है। कुछ लोग सर जब फार्म स्टार्ट करते हैं तो सपोज किसी के पास 10 लाख का बजट है, हाँ, वो 5 लाख तो सीधे शेड में खर्च कर देते हैं। जी जी। बाकी उनके पास बैकअप बचता नहीं, जानवरों के लिए आते हैं। तो उन भाइयों के लिए आप क्या कहते हैं कि अंत में फार्म बंद ही हो जाता है? सर देखिए, उन सभी के लिए मेरा एक ये है कि जैसे आपकी कैपेसिटी, हर बंदे की कैपेसिटी अलग है। फाइनेंशियली तौर पे बात करी जाए तो आपकी कैपेसिटी अगर 20 जानवर की है, 50 जानवर की है, तो आप हमेशा उसके आधे ही कैपेसिटी पे स्टार्ट करिए। उसका एक रीज़न है कि आपको शुरुआत में पहली बात तो नॉलेज नहीं है। नॉलेज हो सकता है आपने ली हो, लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है। किताबी ज्ञान सबके पास होता है, यूट्यूब से देख के कोई ट्रेनिंग लेता है, लेकिन प्रैक्टिकली नॉलेज नहीं है। तो आप पहले उसकी आधी कैपेसिटी का करिए। 50 जानवर की रखते हैं कैपेसिटी, तो 25 से स्टार्ट करिए। 25 को आप एटलीस्ट पूरे साल भर संभालिए। साल भर संभालने का मतलब है आप पूरे 365 दिन के अंदर हर तरह की मौसम की साइकिल निकल जाए, गर्मी, सर्दी, बरसात, विंटर वगैरह जो भी है, तो आपको पता चल जाएगा कि इन जानवरों को हर सीज़न में कैसे रखना है। तब जाके जब आप 1 साल संभाल लें, तब आप इसको और आगे बढ़ाइए। जी। दूसरा, जो भाई आपसे जुड़ के काम करना चाहता है या आपसे कोई मदद चाहता है, तो आप उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं सर? सर देखिए, कोई भी अगर राय लेना चाहता है तो मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा। भाई अगर किसी को कोई ब्रीड लेनी है, अगर हमारी अजमेर की सिरोही और अजमेरा के अंदर आपको किसी को डील करना है, कोई चाहता है कि भाई उसे अच्छी क्वालिटी की चीज़ मिले, तो वो मेरे से संपर्क कर सकता है। और उसके अलावा अगर उसको कोई दिक्कत आती है, जो बेसिक चीज़ों में दिक्कत आती है अगर कोई, तो वो भी मुझसे, मेरा नंबर मैं शेयर कर दूंगा, तो वो मुझसे एनी टाइम कोई हेल्प ले सकता है। धन्यवाद सर, आपने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।